मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था अवतल उत्तल दर्पण के बारे में। अब परावर्तन से रिलेटेड जो भी अपनी युक्तियां होती हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे दर्पण की मूल परिभाषाएं। दर्पण की मूल परिभाषाएं। सबसे फर्स्ट में नंबर 1 पर आता है आपका ध्रुव, या फिर हम द्वारक से शुरू करते हैं। द्वारक द्वारक क्या होता है? देखिए, किसी भी दर्पण की वक्राकार लंबाई, किसी दर्पण की वक्राकार लंबाई द्वारक कहलाती है। इसे सामान्यतः AB या PQ से दर्शाया जाता है। AB या PQ से दर्शाते हैं। नंबर 2 सेकंड पे आता है अपना ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? इसको सामान्यतः P से दर्शाते हैं, क्योंकि पोल POL पोल मतलब ध्रुव होता है, उसका पहला लेटर P होता है, तो ध्रुव को P से दर्शाते हैं। ध्रुव क्या होता है? दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नंबर 3 पर आता है मुख्य अक्ष। देखिए, मुख्य अक्ष क्या होती है? किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु, यानी ऐसी एक काल्पनिक सरल रेखा जो किससे गुजरती हो? ध्रुव से गुजरती हो, क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ऐसी काल्पनिक सरल रेखा जो दर्पण के ध्रुव से गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसे डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। नंबर 4 पर देखिए, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं, और इसको दर्शाते हैं कैपिटल X से। इसे
कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। तो देखो बच्चों, पहला है दर्पण की मूल परिभाषाएं। मूल परिभाषाओं में सबसे पहले होता है द्वारक। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यूं मान लें कि ये अपना एक दर्पण है, तो दर्पण की यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो होती है वो कहलाता है द्वारक, यानी दर्पण की वक्राकार लंबाई द्वारक कहलाती है। और इसे सामान्यतः AB से या फिर PQ से दर्शाते हैं। तो हमने AB से इसको दर्शाया है, हम इसको PQ से भी दर्शा सकते हैं। दूसरा देखिए ध्रुव। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी अगर आप इस दर्पण का द्वारक है, इसका मूल पॉइंट ये लेते हो तो इसको ध्रुव कहते हैं, और ये इसका मध्य बिंदु होता है, यानी इसको P से डिनोट करते हैं, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। तीसरा है मुख्य अक्ष। ऐसी काल्पनिक, वही वास्तव में ये नहीं होती है, केवल हम कल्पना करते हैं, ऐसी काल्पनिक सरल रेखा जो दर्पण के ध्रुव से गुजरती है मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको डॉटेड लाइन से, इस तरह से डॉटेड लाइन से इसको डिनोट किया जाता है। तीसरा है मुख्य फोकस। किसी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। इसको कैपिटल F से दर्शाते हैं। यानी जैसे ये प्रकाश किरण आगे मुख्य अक्ष के समांतर और इस दर्पण से परावर्तित होकर ये किरण अगर जाएगी तो जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी उसको क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो है वो है अपना फोकस दूरी। अब देखिए फोकस दूरी नंबर 5 पर है, फोकस दूरी स्मॉल f से डिनोट होती है। फोकस दूरी क्या होती है, देखो फोकस बिंदु F और ध्रुव P के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। यानी ध्रुव P और फोकस बिंदु F के मध्य की दूरी जो होती है, इस मध्य की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से दर्शाया जाता है। इसके बाद नंबर 6 पर देखो, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो अगर आप इस दर्पण को इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ बढ़ाओ तो इसको हम एक गोले का भाग मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे दर्पण गोले का एक भाग होता है तथा इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सामान्यतः किससे दर्शाया जाता है, इसे सामान्यतः C से दर्शाया जाता है। C का मतलब सेंटर, और वैसे देखो मूल रूप से इसको लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसलिए इसको C से दर्शाते हैं। नंबर 7 होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपना ये फोकस बिंदु आया था, तो ये जैसे इसका वक्रता केंद्र C आ गया,
तो वक्रता त्रिज्या जो होती है उसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहलाती है, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं, इसको कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। जैसे ये यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाएगी। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी। तो इस प्रकार अपने पास टोटल कितनी परिभाषाएं हो गई, 7 परिभाषाएं होगी। ये देखिए, फोकस बिंदु F और ध्रुव P के मध्य की दूरी जो होती है वो कहलाती है फोकस दूरी, इसे F से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र दर्पण गोले का एक भाग होता है तथा इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सामान्यतः C से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो ये हमने पढ़ी है दर्पण की मूल परिभाषाएं, यानी इनकी सहायता से हमें किसी भी दर्पण की सामान्य जानकारी को प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण से परावर्तन के नियम। एक तो हमें पढ़ाया सीधा परावर्तन का नियम, और एक कर पढ़ेंगे दर्पण से परावर्तन के नियम। तो दर्पण से परावर्तन किस तरह होता है वो देखिए। दर्पण से परावर्तन के नियम देखो क्या होते हैं। दर्पण से परावर्तन के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है, देखो, इस नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से गुजरती है। यह है पहला नियम। यानी दर्पण से परावर्तन का पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण सदैव दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये अपना दर्पण है तो इस दर्पण के लिए ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो यूं समांतर कोई किरण आएगी तो वो हमेशा एक पॉइंट होता है फोकस पॉइंट, यानी फोकस बिंदु है, उस फोकस बिंदु से होकर जाएगी। चाहे आपका दर्पण कैसा भी हो, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, दोनों के लिए क्या होगा, ये नियम लागू होगा। इस तरह से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो यूं टकरा के यूं चली जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये हमेशा फोकस बिंदु से जाएगी। दूसरा नियम देखिए, नियम नंबर 2 यानी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम जो है वो इसका विपरीत है। यानी यदि कोई प्रकाश किरण
कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई आपतित होती है, तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतरे हो जाती है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा दर्पण है जो दर्पण के सभी गुणधर्मों का पालन करता है, तो अगर फोकस बिंदु से आती हुई कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होगी तो वो हमेशा ही मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। जैसे ये आपका फोकस पॉइंट है और ये कोई प्रकाश किरण आ गई तो टकराने के बाद जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर आप उत्तल दर्पण में ऐसी बात पढ़ते हो तो उत्तल दर्पण में ये हो जाएगा, ये किरण आ रही है, जैसे इसको आगे बढ़ाया तो ये फोकस पॉइंट से F से जा रही है, लेकिन ये यहां से टकरा के क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये था दूसरा नियम। अब देखिए तीसरा नियम क्या है। तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता के अंदर दर्पण के वक्रता के अंदर C से आती है, तब यह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है, ठीक है। यानी अगर आप ये मान लो कि आपका अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण पर ये हमने मुख्य अक्ष खींच दी, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है P, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है C। तो अगर कोई प्रकाश की किरण यूं आ रही है इधर से तो वो इस पथ से आएगी और वापस भी इसी पथ से चली जाएगी। इसी तरह से अगर आपका ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण पर भी कुछ ऐसा ही लागू होगा। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण यूं आती है और किससे चली जा रही है, वो वक्रता के अंदर C से जा रही है, तो इसी रास्ते से आएगी और इसी रास्ते से वापस से चली जाएगी। तो ये हो गए आपके दर्पण से परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे दो, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं या इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़े हैं। वो ये थे कि अगर कोई परावर्तन की घटना होती है तो परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। लेकिन दूसरा नियम था कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं, वो थे परावर्तन के नियम। ये है दर्पण से परावर्तन के नियम। और दर्पण भी मूल रूप से कौन सा है, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम हमने 3 पढ़े हैं। पहला नियम हमने पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरा इसी का उल्टा पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हमने पढ़ा है
कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता के अंदर सी से आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो पुनः उसी रास्ते से वापस से चली जाती है। अब देखिए, कल हमने अवतल दर्पण से पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का सारणी रूप में अध्ययन करते हैं। देखो, उत्तल दर्पण से